तो जल्दी से जल्दी यहाँ पे लाइव जुड़ जाइएगा, क्योंकि आज हम जो बात कर रहे हैं आपके हाईवे इंजीनियरिंग को डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम बात करेंगे आपके पास पेमेंट डिजाइन के सेकंड पार्ट की। इससे पहले हमने प्रीवियस पार्ट्स कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अब तक मेरा प्रीवियस पार्ट कवर नहीं किया है तो आप पहले प्रीवियस पार्ट कवर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे आपके सेकेंड पार्ट की, तो जल्दी से जल्दी भाई लाइव जुड़ जाइएगा। ठीक है, सभी की नींद उठ गई होगी यार। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। तो कल का जो लेक्चर्स आपने किया होगा उसको आपने बहुत अच्छे से डिस्कस किया होगा, और उसकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पे सेंड कर दी थी। अगर आप चाहते हो कि जो भी ऐसे स्टूडेंट है कि जिनको टेलीग्राम चैनल्स का लिंक पता नहीं है, तो यहाँ पे आपको जैसे ही लेक्चर्स कंप्लीट होगा तो आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल्स का लिंक भी मिल जाएगा। तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ भी देख सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का है कि सर पीडीएफ मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं आज का सेशंस। तो ये रहा पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखिएगा क्वेश्चंस क्या कह रहा है। देखिएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो सवाल है वो हम सारे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस बोल रहा है कि इन द फ्लेक्सिबल पेमेंट द फैटिग क्रैकिंग इज कॉज ड्यू टू। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि जो फ्लेक्सिबल पेमेंट्स है वो किससे रिलेटेड है, वो फैटिग क्रैकिंग से रिलेटेड है। क्योंकि जो आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट है उसके अंदर कौन सी क्रैकिंग आती है सर, वो फैटिग क्रैकिंग आती है। अब जो ये फैटिग क्रैकिंग आती है किसकी वजह से आती है, पावर ऑफ वर्कमैनशिप के कारण आती है, टेंसाइल स्ट्रेन के कारण आती है, या आपके पास वर्टिकल स्ट्रेन के कारण आती है, या नेक्स्ट बोला है पुअर क्वालिटी ऑफ एग्रीगेट के कारण आती है। तो अगर हम बात करते हैं कि फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो आपकी फैटिग क्रैकिंग आती है वो किसकी वजह से आती है, वो सर आपके पास टेंसाइल स्ट्रेन की वजह से आती है। और अगर आप बोलोगे कि सर पुअर क्वालिटी ऑफ एग्रीगेट की वजह से नहीं आती, नहीं, उससे रिलेटेड हमारे पास और ड्रॉबैक्स है जो आपके फ्लेक्सिबल पेमेंट्स के अंदर देखे जाते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला तो सवाल कभी कभी आपको मैच करने के लिए आ जाता है कि सर मैच कीजिएगा। तो यहां से आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है किससे रिलेटेड है सर, वो फैटिग से रिलेटेड है। अब जो फैटिग क्रैकिंग है सर ये किसके कारण आती है एक सेकंड, तो ये आती है सर हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेन के कारण आती है। क्लियर है, किसके कारण आती है आपके पास, टेंसाइल स्ट्रेन के कारण आती है। तो इस कंडीशंस में इसका जो आंसर हो गया है ना, वो आपके पास बी इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं आपके पास, सॉरी, अब यहाँ पे जो ये टेंसाइल स्ट्रेन आ रहा है ये आपके पास किस कंडीशन में होता है, ये आपके पास वर्टिकली कंडीशन में होता है या आपके पास कैसा होता है, ए या इंक्लाइंड होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेन होता है वो आपके पास वर्टिकली होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं आपके सेकंड क्वेश्चंस की। तो सेकंड क्वेश्चंस कीजिएगा भाई फास्ट। सेकंड क्वेश्चंस ये कल भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस आपको करवाया है। ठीक है, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस बोल रहा है द थिन लेयर ऑफ बिटुमेनस कोटिंग बिटवीन एन एग्जिस्टिंग बिटुमेन लेयर एंड न्यू बिटुमेनस लेयर। कि जो आपके पास थिन लेयर होती है किस किस के बीच की बात कर रहा है, वो बोल रहा है बिटुमेन कोटिंग के बीच में एंड एग्जिस्टिंग बिटुमेन लेयर्स के बीच में। तो कौन सी लेयर होती है, तो उस लेयर को क्या नाम देंगे हम सर, सील कोट नाम देंगे, प्राइम कोट नाम देंगे, टैग कोट नाम देंगे, या बाइंडर कोट नाम देंगे। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जो हमारे पास कोट होते हैं आपके पास तीन होते हैं। आपके पास जो सबसे टॉप में होता है उसको हम बोलते हैं सील कोट। ठीक है, सील कोट के बाद आता है आपका कौन सा सर, सील कोट के बाद आता है आपका प्राइम कोट, और प्राइम कोट के बाद आता है हमारा टैग कोट आता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इन बिटवीन, तो उसको क्या नाम देंगे सर, हम आपका टैग कोट नाम देंगे। क्लियर है, कौन सा सर, टैग कोट। तो इसका आंसर हो गया सर यहाँ पर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब देखते हैं सवाल नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है भाई,
क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि फ्लेक्सिबल पेमेंट आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग, कि जो हम फ्लेक्सिबल पेमेंट्स बनाते हो किससे बना होता है, बिटुमिनस मटेरियल से बना होता है, केमिकल कंपाउंड से मिलकर बना होता है, सीमेंटिशियस मटेरियल से बनकर बना होता है, या एपॉक्सी मटेरियल से रिलेटेड बना होता है। तो अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा मैं फ्लेक्सिबल पेमेंट्स के बारे में आपको फिर से डिस्कस करवा देता हूं कि जो फ्लेक्सिबल पेमेंट्स में हम जो कोड स्टडी करते हैं वो रहता है आपके पास IRC 37। कौन सा रहता है सर, वो रहता है IRC 37 2012। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि काफी बार ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की, किसकी बात कर लेते हैं भाई, कि सर जो टोटल कंपोनेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं इसके, या लेयर हम बोल सकते हैं, जो टोटल कंपोनेंट्स होते हैं ना भाई इसके, वो होती है आपके पास 5 लेयर्स में ये डिवाइड किया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कितनी लेयर्स हो गई है सर, हमारे पास 5 लेयर्स हो गई है। अब यहाँ पे देखते हैं कि सर 5 लेयर्स में कौन कौन सा होता है। सबसे पहले आता है आपका सब ग्रेड आता है, फिर उसके बाद आपका सर सब बेस आता है, ठीक है, और सब बेस के बाद आपका सर कौन सा आता है, बेस कोर्स आता है। बेस कोर्स के बाद आपका सर बाइंडर कोर्स आता है, और बाइंडर कोर्स के बाद आपका सबसे लास्ट में आपका सरफेस कोर्स आता है। क्लियर ही हमने यहाँ पर देख लिया है। तो यहाँ पे मैं इसको 1 बाय 1 लिख देता हूं। तो सबसे पहले जो आएगा आपके पास सर, वो आएगा सर सब ग्रेड। तो सब ग्रेड को थोड़ा सा हम यहाँ पे ये हाई ग्रेड कर देते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको क्या नाम देते हैं हम सर, ये हो गया आपके पास सब ग्रेड हो गया है। ठीक है, अब सब ग्रेड के बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो ये हो गया सर हमारे पास दैट इज सब बेस हो गया है। ठीक है, सब ग्रेड, सब बेस, और सब बेस के बाद ये हो गया सर आपका बेस कोर्स हो गया है। ठीक है, और बेस कोर्स के बाद अगर हम बात करते हैं तो ये आपके पास सर बाइंडर कोर्स हो गया है। ठीक है, बाइंडर कोर्स हो गया, और बाइंडर कोर्स के बाद अगर हम बात करते हैं तो ये वाली आपके पास सरफेस कोर्स हो गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कितनी लेयर्स होगी आपके पास सर टोटल, यहाँ पे 5 लेयर्स होगी है। तो यही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि आपके पास सब ग्रेड हो गया, सब ग्रेड के बाद सर आपका सब बेस हो गया है, सब बेस के बाद आपका बेस कोर्स हो गया, बेस कोर्स के बाद आपका बाइंडर कोर्स हो गया, बाइंडर कोर्स के बाद आपका सरफेस कोर्स होता है, और जहां पे आपका ट्रैफिक चलता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेयरिंग सरफेस। तो वेयरिंग सरफेस जो होता है आपका सर किसके जस्ट ऊपर होता है सर, आपके पास कुछ इस वे में आपका होता है यहाँ पर। ठीक है, कुछ आपका यहाँ पे देखते हैं जहां पे आपका क्या करता है, ट्रैफिक रन करता है डियर। क्लियर है, बिल्कुल से। तो अगर हम बात करते हैं कि जो आपका ये सरफेस कोर्स या सबसे जो टॉप की लेयर होती है वेयरिंग सरफेस, किससे बना होता है सर, वो आपका बिटुमिनस मटेरियल से मिला होता है। तो यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर हो गया है वो आपके पास क्या हो गया है सर, ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, क्लियर है सर। अब हम बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द टेस्ट कॉमनली अडॉप्टेड टू डिटरमाइन द ग्रेड ऑफ बिट्यूमेंस। तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं ग्रेड ऑफ बिट्यूमेंस को जो डिटरमाइन करता है इन द टर्म ऑफ हार्डनेस की टर्म में, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सर किसकी, पेनिट्रेशन टेस्ट की बात कर लेते हैं भाई। किसकी बात कर लेते हैं, पेनिट्रेशन टेस्ट। तो पेनिट्रेशन टेस्ट किससे रिलेटेड है सर हमारा, सर ये आपका ग्रेड ऑफ बिट्यूमेन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है भाई, ग्रेड ऑफ बिट्यूमेंस। तो आपका आंसर क्या हो गया सर यहाँ पर, तो सर हमारा आंसर तो हमें मिल गया है सर। ठीक है, बिल्कुल सही। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं आपके पास किसके सर, डक्टिलिटी टेस्ट के लिए। तो डक्टिलिटी टेस्ट के लिए जो हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं वो आपसे पूछा जाता है, तो उसका नाम है सर स्टैंडर्ड बिक्वेट। कौन सा है, स्टैंडर्ड बिक्वेट टेस्ट आपका यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट आता है सर आपके पास सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। ठीक है, ये भी है। तो जो सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट है उसको हम किस पे परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए हम रिंग एंड बॉल ऑपरेटर्स, क्या आएगा सर आपके पास, रिंग एंड बॉल ऑपरेटर्स। क्लियर है। और उसके बाद आपका सर लास्ट रहता है, और लास्ट रहता है सर आपके पास फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट।
फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट के लिए जो ऑपरेटर यूज करते हैं वो आपका पेनेस्की, कौन सा रहता है सर, पेनेस्की मार्टिन, कौन सा रहता है भाई, पेनेस्की मार्टिन ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो अगर हमारा हार्डनेस वो किससे रिलेटेड है सर, वो पेनिट्रेशन टेस्ट से रिलेटेड है। डक्टिलिटी टेस्ट किससे रिलेटेड है सर, जो हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं वो स्टैंडर्ड ब्रिक्वेट ऑपरेटर्स है। और अगर हम बात करते हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट के लिए तो वहां पे रिंग एंड बॉल ऑपरेटर्स यूज किया जाता है। फ्लैश एंड फायर पॉइंट्स के लिए हम पेनेस्की मार्टिन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। क्लियर है, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं वो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है कि आइडेंटिफाई द टेस्ट बी कंडक्टेड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन इन पेमेंट डिजाइन। किसकी बात कर रहा है, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। और मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शंस को हम किससे आइडेंटिफाई करते थे सर, हम आपका के से आइडेंटिफाई करते हैं। तो पेमेंट डिजाइन में जब हम बात करते हैं तो इसमें दोनों ही मेथड आते हैं आपके पास सर। एक आता है सर आपके पास फ्लेक्सिबल मेथड आता है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास कौन सा आता है सर, एक आपके पास रिजिड मेथड आता है। कौन सा मेथड आता है, रिजिड। तो इन दोनों ही मेथड्स के लिए हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिससे हम मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शंस फाइंड आउट कर पाते हैं। तो उसके लिए हम जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो रहता है आपके पास सर प्लेट बेरिंग टेस्ट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पीबीटी। पीबीटी का मतलब क्या है सर, प्लेट बेरिंग टेस्ट। और जो आपके पास प्लेट बेरिंग टेस्ट है ये आपके पास पूछा जाता है फील्ड टेस्ट है या लेबोरेटरी टेस्ट है, तो ये आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो गया है सर ए इज द आंसर। और अगर हम बात करते हैं सीबीआर टेस्ट की तो इसका जो यूज किया जाता है वो हमारे पास फ्लेक्सिबल पेमेंट में किया जाता है। फ्लेक्सिबल पेमेंट में किया जाता है। क्लियर है, बिल्कुल सही। उसके बाद आपके ट्राइएक्सियल टेस्ट और डायरेक्ट शेयर टेस्ट ये भी है, आगे हम इनको डिस्कस करेंगे जब इससे रिलेटेड सवाल आएगा। अब हम बात करते हैं आपके कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखिएगा, इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज 2017 में पूछा था। क्वेश्चंस क्या बोला है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिगार्डेड फ्लोइंग स्टेटमेंट S1 S2 पर्टेनिंग टू पेमेंट्स। पहले बोला है कि प्रेजेंट सर्विसिबिलिटी इंडेक्स इज यूज्ड फॉर फ्रिक्शनल इवैल्यूएशन ऑफ पेमेंट सरफेस कंडीशन। बिल्कुल, किसकी बात कर रहा है वो आपके पास, PSN की बात कर रहा है। कभी कभी ये डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो PSN क्या है आपके पास, प्रेजेंट सर्विसिबिलिटी इंडेक्स। इसका यूज हम किसके लिए करते हैं, फ्रिक्शनल इवैल्यूएशन ऑफ पेमेंट सरफेस के लिए। सही है। और अगर हम देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट, तो सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि रिजिड पेमेंट आर लेस अफेक्टेड बाय टेम्परेचर वेरिएशन। बिल्कुल, जो आपके पास फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है ना वो टेम्परेचर के वेरिएशंस में ज्यादा अफेक्टेड होती है, जबकि रिजिड पेमेंट होता है वो टेम्परेचर की कंडीशन में लेस होती है। तो ये बिल्कुल सही है आपके पास, वेरिएशन देन फ्लेक्सिबल। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए सर, यहाँ पर कीजिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे हो गया सर स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। देखिएगा सेकंड स्टेटमेंट क्या हो रहा है कि रिजिड पेमेंट आर लेस अफेक्टेड। नहीं, लेस इफेक्टेड नहीं होगी, क्या होगी आपके पास, मोर अफेक्टेड होगी। तो यहाँ पे लेस की जगह हम क्या करेंगे सर, मोर हो जाएगा। ठीक है, परमेबिलिटी कैसा है, बिल्कुल सही है, फील्ड मेथड है सर। तो यहाँ पे आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। कहां पे किया था सर हमने, इससे पहले हमने भी किया था, ये देखिएगा कहां, एक सेकेंड, बिल्कुल, कि जो परमे पीबीटी है ये आपके पास क्या है सर, आपके पास एज ए फील्ड मेथड है। तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं दैट इज फील्ड मेथड। बहुत बढ़िया यार, ठीक है, आपने सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही, फील्ड मेथड है सर। नेक्स्ट सवाल इसका कीजिएगा कि जो रिजिड पेमेंट्स होता है ना वो क्या होता है, टेम्परेचर्स की कंडीशंस में ज्यादा अफेक्टेड होता है, और फ्लेक्सिबल पेमेंट्स क्या होता है, लेस अफेक्टेड होता है। ठीक है, अब तो देखिएगा यहाँ पे स्टेटमेंट 1 क्या है, ट्रू है, बट सेकंड स्टेटमेंट आपके पास क्या है, फॉल्स। तो हम किस पे जाएंगे सर, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कीजिएगा फास्ट, गर्मी हो रही भाई। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, द ऑर्डर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ टिपिकल फ्लेक्सिबल पेमेंट फ्रॉम बॉटम टू टॉप। आपको क्या बताना है, अरेंज करके बताना है कि जब फ्लेक्सिबल पेमेंट्स को आप टॉप से बॉटम ले जाते हैं या बॉटम से टॉप। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है बॉटम टू टॉप, ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे पहले क्या होता है सर, आपके पास सर सब ग्रेड होता है, ठीक है, बिल्कुल सही। और सब ग्रेड के बाद क्या आता है सर आपके पास, सब ग्रेड के बाद आता है सर आपका सब बेस। तो आप लिख सकते हैं सर सब बेस आता है, ठीक है। और सब बेस के बाद क्या रहता है सर आपका बेस कोर्स रहता है। क्या रहता है, बेस कोर्स रहता है। और बेस कोर्स के बाद क्या रहता है सर आपका बाइंडर रहता है। क्या रहता है आपके पास, बाइंडर कोर्स रहता है, ठीक है। और बाइंडर कोर्स के सबसे ऊपर क्या रहता है सर आपका सरफेस कोर्स रहता है भाई, सरफेस कोर्स रहता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन वाइज, तो कंस्ट्रक्शन वाइज अगर हम बात करते हैं, हम चलते हैं टॉप से बॉटम से टॉप की तरफ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सर कंस्ट्रक्शन वाइज, कंस्ट्रक्शन वाइज चलते हैं, तो हम अपनी लेयर का फॉर्मेशन कैसे करते हैं सर, हम करते हैं सर आपके पास बॉटम टू टॉप करते हैं, बॉटम टू टॉप करते हैं, ठीक है। कि सबसे पहले हम सब ग्रेड को प्रिपेयर करते हैं, सब ग्रेड के बाद सब बेस आता है, सब बेस के बाद बेस कोर्स के बाद बाइंडर कोर्स, और बाइंडर कोर्स के बाद सरफेस कोर्स आता है। बट अगर हम बात करते हैं कि जो लोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है, तो यहां पे अगर हम लोड के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो सर आपके पास टॉप टू बॉटम होता है। कैसा होता है सर आपके पास, टॉप से बॉटम तक जाते हैं हम, ठीक है। गुड मॉर्निंग ब्रॉकलिन सर, गुड मॉर्निंग। तो क्लियर है, दो सवाल आपके क्लियर हो जाने चाहिए। पहला सवाल कि जब हम क्या करते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं, अपने रोड की कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो वहां पे लेयर का फॉर्मेशन कैसा होता है, तो सर लेयर का फॉर्मेशन होता है बॉटम से टॉप की तरफ चलते हैं हम। पहले हम सब ग्रेड प्रिपेयर करते हैं, फिर सब बेस प्रिपेयर करते हैं, फिर बेस कोर्स प्रिपेयर किया जाता है, फिर बाइंडर कोर्स प्रिपेयर किया जाता है, और सबसे लास्ट में हम सरफेस कोर्स प्रोवाइड करते हैं। बट जब आपका रोड बन गया होता है और उसके ऊपर आपके ट्रैफिक मूव कर रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में जो लोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो कैसा होता है, वो उल्टा हो जाता है। भाई गाड़ी ऊपर से चल रही है ना आपके रोड पे, तो सबसे पहले लोड कहाँ आएगा, सरफेस कोर्स में आएगा, सरफेस कोर्स से बाइंडर कोर्स में जाएगा, बाइंडर कोर्स से बेस कोर्स में जाएगा, बेस कोर्स से आपका सब बेस में जाएगा, और सब बेस के बाद आपका सब ग्रेड में जाएगा। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना, काफी बार ये इंटरव्यू में पूछा गया है, एल&टी कंपनी में पूछा गया था ये सवाल, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। सबसे पहले हम सब ग्रेड को प्रिपेयर करेंगे, फिर ग्रेनुलर बेस कोर्स को, फिर ग्रेनुलर सब बेस को, फिर ड्रेनेज लेयर, फिर बिटुमिनस बाइंडर सब ग्रेड। नहीं सर, बी देखते हैं अगर, तो बी में सबसे पहले क्या आएगा सर आपका सब ग्रेड आएगा। तो बिल्कुल सर, हमने पहले सॉइल सब ग्रेड को प्रिपेयर किया, फिर हमने सर सब बेस को प्रिपेयर किया। देखते जाओ यहाँ पे, सब ग्रेड के बाद सब बेस को, और सब बेस के बाद किसको सर हमने बेस कोर्स को प्रिपेयर किया, बिल्कुल बेस कोर्स को। और बेस कोर्स के बाद किसको प्रिपेयर किया सर हमने, अपने बाइंडर्स को। और बाइंडर्स के बाद हमने किसको किया सर, अपने सरफेस कोर्स को प्रिपेयर किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो गया है स्टूडेंट, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो देखिएगा अब ये जो सवाल है, बहुत सारे स्टूडेंट ने इस सवाल को भी गलत किया है। क्लियर है, क्योंकि उनकी समझ से क्वेश्चंस बाहर था, उनको लग रहा था कि सर ये नया कुछ क्वेश्चन पूछा। अरे कुछ नहीं, सिर्फ उसने क्या ऐड कर दिया है, सिर्फ उसने ऐड किया था कि ग्रेनुलर वर्ड को ऐड कर दिया है। और जहां पे ये ग्रेनुलर है, तो ग्रेनुलर आपका सब बेस हो सकता है, ग्रेनुलर आपका बेस कोर्स हो सकता है, एक्सेट्रा। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कीजिएगा, ब्रॉकलिन सर बी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है कि विच शेप ऑफ कैम्बर इज बेस्ट सुटेड फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो मैंने आपको कैम्बर का कंसेप्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया था कि कैम्बर्स हम क्यों प्रोवाइड करते हैं सर। कैम्बर का जो मेन फंक्शन होता है वो हम प्रोवाइड करते हैं सर ड्रेनेज पर्पस के लिए। किसके लिए सर, हम ड्रेनेज पर्पस के लिए प्रोवाइड करते हैं भाई, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या करता है, रोड की स्ट्रेंथ को बनाए रखता है। क्लियर है। उसके बाद आता था सर सेकंड, हमने सवाल किया था कि सर हमारे पास कितने टाइप्स के कैम्बर होते हैं, ठीक है। ये तो देखिएगा आपका कंसेप्ट कैसे क्लियर हो जाएगा। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं टाइप्स ऑफ जो कैम्बर होता है ना भाई, वो हमारे पास 3 तरह के कैम्बर्स होते हैं। सर कौन कौन से कैम्बर होते हैं बताइएगा जरा। सर एक होता है हमारे पास स्ट्रेट कैम्बर,
कौन सा सर? स्ट्रेट कैम्बर होता है भाई। और दूसरा कौन सा होता है सर आपके पास? पैराबोलिक कैम्बर होता है। ठीक है, कौन सा होता है? पैराबोलिक कैम्बर होता है। और तीसरा क्या होता है? स्ट्रेट और पैराबोलिक दोनों का कॉम्बिनेशन, दैट इज कंबाइंड कैम्बर होता है। कौन सा कैम्बर होता है? कंबाइंड कैम्बर होता है। क्लियर है? बिल्कुल सर। ब्रॉक आंसर बोल रहे हैं सर रिजिड पेमेंट में हम स्ट्रेट कैम्बर्स प्रोवाइड करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और पैराबोलिक कैम्बर्स हम किसमें प्रोवाइड करते हैं सर? फ्लेक्सिबल पेमेंट्स में, याद रखना। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं अपने नोट्स में कि स्ट्रेट कैम्बर्स कहां पे प्रेफर होगा और पैराबोलिक कैम्बर आपका कहां पे प्रेफर होगा। ठीक है, बिल्कुल सचिन गुप्ता ने दे दिया है स्ट्रेट पैराबोलिक कंबाइन, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? पैराबोलिक। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं रिजिड पेमेंट। रिजिड पेमेंट कैसा होगा? सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट यार। तो इसको हम डालेंगे सर आपके पास रिजिड पेमेंट में। ठीक है, और अगर हम पैराबोलिक की बात करते हैं तो इसको हम डालेंगे कहां पे सर? फ्लेक्सिबल पेमेंट में। क्लियर है? तो आपका आंसर हो गया सर यहां पर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कीजिएगा अब आप फास्ट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि कॉमनली यूज मटेरियल फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग बिटुमिनस पेमेंट। तो देखिएगा, अगर हमें क्या करना है, बिटुमिनस पेमेंट की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना है तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे? एस्फाल्ट कंक्रीट का यूज करेंगे, शीट एस्फाल्ट का करेंगे, मास्टिक एस्फाल्ट का करेंगे या बिल्ट अप स्प्रे का करेंगे। तो उसके लिए हम अपना बिटुमिनस पेमेंट के लिए जो हम स्ट्रेंथनिंग मटेरियल प्रोवाइड करेंगे ना, आपका क्या रहेगा सर? वो रहेगा हमारे पास बिल्ट अप स्प्रे मेथड्स, या आप बोल सकते हैं बिल्ट अप स्प्रे ग्राउटिंग। ठीक है, अब जो ये बिल्ट अप स्प्रे ग्राउट होता है ना, इसका यूज हम कहां करते हैं सर? आपका इसका जो यूज किया जाता है वो आपका वेयरिंग सरफेस में किया जाता है। कहां किया जाता है? वेयरिंग सरफेस में किया जाता है। अब सवाल ये होता है सर ये कितना थिक होता है? तो ये आपके पास सर 75 mm थिक होता है। कितना थिक होता है? 75 mm थिक होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया सर? बी इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। भाई क्वेश्चन भी लिखते जाओ और फिर इसका आंसर देते जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन द ग्रुप इंडेक्स मेथड ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो सबसे पहले तो आपको देखिएगा यहाँ पे ये चीज पता होनी चाहिए कि जो ग्रुप इंडेक्स मेथड होता है उसका यूज हम कहाँ करते हैं। ग्रुप इंडेक्स को हम क्या बोला जा सकता है? GI मेथड भी बोला जाता है। कौन सा मेथड? GI मेथड। और GI मेथड का यूज हम कहाँ करते हैं? सिर्फ ओनली कहाँ करते हैं? फ्लेक्सिबल पेमेंट में करते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ओनली फ्लेक्सिबल पेमेंट में करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसकी वैल्यू की, तो ग्रुप इंडेक्स की जो वैल्यू वेरी करती है वो 0 से 20 के बीच में वेरी करती है। ये सवाल पूछा जाता है। आगे बोल रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर डिसाइड द थिकनेस ऑफ बेस एंड सरफेस कोर्स। कि इसमें से आपके पास कौन सा ऐसा फैक्टर है जो आपके बेस की थिकनेस और सरफेस कोर्स की थिकनेस को क्या करती है? अफेक्ट करती, सॉरी फैक्टर्स मानी जाती है। तो देखिएगा यहाँ पर, तो आप बता सकते हैं कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। पहला बोला है टाइप ऑफ सरफेस एंड बेस कोर्स, बिल्कुल सही। ये तो पता होना ही चाहिए ना कि आपका जो सरफेस है वो किस तरह का है। ठीक है सर, बेस कोर्स है या सरफेस है, तो पहला तो होगा। दूसरा बोला है परसेंटेज ऑफ सबग्रेड सॉइल पासिंग 75 माइक्रोन, सर ये नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर सर हम इस पे बोल रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर डिसाइड द थिकनेस ऑफ सरफेस। हाँ बताइएगा जल्दी फास्ट। ठीक है, परसेंटेज ऑफ सबग्रेड सॉइल पासिंग द 75 माइक्रोन सीव। दूसरा बोला है डेली वॉल्यूम ऑफ कमर्शियल व्हीकल। और लास्ट बोला है परसेंटेज ऑफ लिक्विड लिमिट बाय सबग्रेड सॉइल। ग्रुप इंडेक्स बोल रहा है। सचिन इसका आंसर बी दे रहे हो। किसका आंसर बी दे रहे हो? बिल्कुल सही। सर ये आपका किस पे डिपेंड करता है? बिल्कुल
कि आपके सर परसेंटेज ऑफ सबग्रेड और सॉइल पासिंग ऑफ 75 माइक्रोन सीयू पे भी करता है, और इसका आंसर डी भी होगा। वो किस पे भी डिपेंड कर रहेगा, परसेंटेज ऑफ लिक्विड लिमिट बाय सबग्रेड सॉइल पे भी डिपेंड होगा। क्लियर है? तो अगर मैं बात करता हूं इस क्वेश्चंस के, तो आपके पास कितने आंसर है सर, 2 ऑप्शन है, यानी कि बी एंड डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, बी एंड डी। देखिएगा ब्रॉक लेंस सर 10वें का आंसर, ये तो आपके पास क्वेश्चन में ही दिया है, टाइप ऑफ सरफेस और बेस कोर्स। वो तो उसने कंडीशन पहले से ही दी गई है कि आपका जो कोर्स सरफेस कोर्स है वो कैसा है, वो सर बेस है और सरफेस कोर्स है, तो उसके ऊपर बताना है कि कौन से फैक्टर है। तो फैक्टर है सर आपके पास, तो ग्रुप इंडेक्स का जब आप फॉर्मूलाज लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वहां पे देखने को मिलता है कि सर परसेंटेज ऑफ सबग्रेड सॉइल पासिंग टू 75 माइक्रोन सीयू पे भी डिपेंड करता है और परसेंटेज ऑफ लिक्विड लिमिट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 11th कीजिएगा फास्ट। In Marshall testing of bituminous mix as the bitumen concrete increase the flow value, कि अगर हम बिटुमेन कंटेंट को बढ़ाएंगे तो आपकी फ्लो वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम किसकी बात करते हैं सर, आपकी बिटुमिनस मिक्स कंक्रीट की जब हम बात करते हैं, बिटुमिनस मिक्स कंक्रीट, इसको जो मेजर किया जाता है ना, उसके लिए हम एक मेथड स्टडी करते हैं। उस मेथड का नाम क्या है, मार्शल मेथड। कौन सा नाम है, मार्शल मेथड, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब सवाल ये होता है सर ये मार्शल मेथड क्या करता है, ये मेजर करता है आपकी फ्लो रेट एंड लोड को। ये क्या करता है सर, आपका मेजर करता है, मेजर करता है सर किस किस को, सर आपके फ्लो रेट को मेजर करता है, और दूसरा सर किसको मेजर करता है आपके पास सर, दूसरा मेजर करता है आपके पास लोड को मेजर करता है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो अगर हम बात करते हैं, तो मैंने आपको एक ग्राफ बताया था कुछ फ्लो वैल्यू इंडेक्स का, सॉरी मार्शल स्टेबिलिटी मेथड में आपका फ्लो रेट का मैंने बताया था, कुछ इस तरह से बना था, इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से आपके पास ग्राफ बना था। तो अगर हम बात करेंगे कि जैसे जैसे हम बिटुमेन कंटेंट्स को बढ़ाएंगे तो फ्लो वैल्यू क्या होगी आपके पास, मोनोलिथिकली इंक्रीज होगी। ठीक है, कि जैसे जैसे बिटुमेन कंटेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका फ्लो वैल्यू भी क्या होगा, मोनोलिथिकली इंक्रीज होगा। मोनोलिथिकली वर्ड का मतलब क्या होता है कि दोनों एक साथ बढ़ेंगे, कि बिटुमेन कंटेंट बढ़ा तो फ्लो वैल्यू भी बढ़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ना कि इसका डी होगा। क्लियर है, क्या होगा सर, बी होगा। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर इज नॉट कंसीडर डिजाइन ऑफ पेमेंट, कि इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो डिजाइन ऑफ पेमेंट्स में कंसीडर नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, फैक्टर अफेक्टिंग द डिजाइन ऑफ पेमेंट की बात की जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फैक्टर्स पता होना चाहिए, फैक्टर्स ऑफ डिजाइन ऑफ पेमेंट। कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, पहला बोल रहा हो, पहले आपको ये पता होना चाहिए, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। पहला बोल रहा है सर आपका क्लाइमेट कंडीशंस, बिल्कुल सर क्लाइमेट कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरा सर किस पे डिपेंड करता है, बी है आपके पास ऑप्शन, ये भी है सर आपके पास सबग्रेड सॉइल पे भी डिपेंड करता है, सबग्रेड सॉइल भी एक फैक्टर हो सकता है। तीसरा बोल रहा है लैंड विड्थ, चौथा बोला है इन्वायरमेंटल कंडीशंस, बिल्कुल सर इन्वायरमेंटल कंडीशन हो गया, इन्वायरमेंटल कंडीशन हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है कि आपने जो मटेरियल यूज किया वो कैसा है, तो उसके बाद हो सकता है मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स, मटेरियल्स कैरेक्टरिस्टिक्स की जगह मटेरियल प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या हो सकता है कि वहां पे ट्रैफिक वॉल्यूम कितना रह रहा है। ठीक है, तो ये भी हम मेंशन कर देते हैं आपके पास ट्रैफिक वॉल्यूम, तो यहां पे लिख देते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम। क्लियर है,
तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई है। तो अगर हम बात करते हैं क्लाइमेट कंडीशन फैक्टर है, सबग्रेड सॉइल इट इज आल्सो फैक्टर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, तो कौन सा नहीं है सर? आपका लैंड विड्थ। तो अगर हम बात करते हैं आपके डिजाइन पेमेंट किस पे डिपेंड नहीं करता सर? आपका लैंड विड्थ पे डिपेंड नहीं करता। तो आपका आंसर क्या हो गया सर? यहाँ पर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? बिल्कुल सही। अब देखिएगा भाई, अगर हम बात करते हैं क्लाइमेट और इन्वायरमेंटल की, तो ये सेम सा है कि वहां का क्लाइमेट हॉट है, कैसा है, या कोल्ड है। क्लियर है? उस पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है? द डक्टिलिटी टेस्ट ऑफ बिट्यूमेन इज कंडक्टेड एट ए टेम्परेचर। कि जब आप डक्टिलिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो इसके लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? स्टैंडर्ड ब्रिकवेट ऑपरेटर्स यूज करते हैं। और कितना टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए ये आपसे पूछा गया है। कितना टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए भाई? लेन विथ। बहुत बढ़िया। तो टेम्परेचर रहना चाहिए आपके पास 27 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। तो देखिएगा 27 डिग्री सेल्सियस, तो ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? बहुत बढ़िया, ए हो गया। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है कि डैश इज ए वर्टिकल स्लोपिंग मेंबर। कि आपको बताना नीचे दिए गए 4 मेंबर है, उनमें से बताना है कि कौन सा आपके पास वर्टिकल स्लोपिंग मेंबर है जो क्या करता है अलोंग दी एज ऑफ पेमेंट। जो पेमेंट्स के क्या होते हैं? एजिस पे होता है। तो आपने देखा होगा आपका क्या होता है? कैरिज वे होता है। कैरिज वे के बाद आपके पास क्या मेन रोड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जहां पे आपका व्हीकल्स रन करता है। उसके बाद हम क्या प्रोवाइड करते हैं? शोल्डर्स प्रोवाइड करते हैं। शोल्डर्स के बाद आपका कर्व होते हैं। कुछ इस तरह से हम देखा था हमने, ठीक है, ज्योमेट्रिक डिजाइन में। तो वही पूछा है कि एज ऑफ पेमेंट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ गटर्स एंड क्लियरली डिफाइन द एज टू व्हीकल। जो क्लियरली क्या डिफाइन करता है? आपका एज टू व्हीकल यूजर डिफाइन करता है। तो कर्व होगा, साइड स्लोप होगा, कैम्बर होगा या शोल्डर होगा। तो मैंने आपको कैम्बर्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सर हम कैम्बर्स क्यों प्रोवाइड करते हैं? ड्रेनेज पर्पस के लिए। उसके बाद हम शोल्डर देखते हैं। सर शोल्डर हम क्यों यूज करते हैं? सर शोल्डर आपके पास रफर लाइन होती है एज कंपेयर टू रोड यूजर। ठीक है, कि जो गाड़ी आपके रोड के साथ चल रही है उसके कंपैरिजन में जो शोल्डर का सरफेस एरिया होता है वो रफर होता है। इसका यूज हम इमरजेंसी पर्पस के लिए करते हैं। ठीक है, कि बाई चांस आपकी कहीं या तो क्या हो, बहुत ज्यादा जैम लगा हो, तो आप हो सकता है आप अपनी गाड़ी को क्या कर सकते हैं? शोल्डर पे ले जा सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है सर? कि हो सकता है कि आपकी गाड़ी खराब हो गई है तो आप उसका रिपेयर कर सकते हैं साइड, मतलब शोल्डर पे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास सर? कर्व्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 15 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है कि कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर इवेल्युएटिंग। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो सीबीआर टेस्ट का जो हम यूज करते हैं सर कौन से पेमेंट के लिए करते हैं? तो सर सीबीआर टेस्ट का जो यूज हम करते हैं वो सर हम फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए करते हैं। ये हम कर चुके हैं। क्यों करते हैं? कंसिस्टेंसी ऑफ द सबग्रेड की कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए, या दूसरा बोला है सबग्रेड की बेरिंग कैपेसिटी के लिए, या सबग्रेड की स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए, या सबग्रेड की स्टेबिलिटी के लिए। तो जो हम बात करते हैं कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो का, सीबीआर का, उसका यूज क्या किसके लिए करते हैं? हम अपने इवेल्युएट द सबग्रेड सॉइल के लिए, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ द सबग्रेड के लिए करते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है कि फॉर द नेशनल हाईवे मटेरियल यूज्ड फॉर सबग्रेड कंस्ट्रक्शन। कि जब आप नेशनल हाईवे बनाते हैं तो वहां पे सबग्रेड की जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ड्राई डेंसिटी उसकी कितनी रहनी चाहिए? जो आपने वहां पे मटेरियल यूज किया उसकी ड्राई डेंसिटी आपके पास 1.5 ग्राम पर सीसी, 1.75 ग्राम पर सीसी, 2 ग्राम पर सीसी या 2.25 ग्राम पर सीसी। तो मैंने आपको ये ऑलरेडी डिस्कस भी करवा चुका हूँ क्वेश्चन कि जब हम सबग्रेड के मटेरियल्स को चेक करते हैं तो उसकी जो ड्राई डेंसिटी रहनी चाहिए वो आपके पास 1.75 ग्राम पर सीसी से कम नहीं होनी चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ब्रॉकलिन सर ने डी आंसर दिया है। किसका? बिल्कुल सही हो गया है, डी। नेक्स्ट सही है भाई। क्वेश्चंस रिपीटेड है, ऑलरेडी हम ये क्वेश्चंस कर चुके हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द करेक्ट टाइप ऑफ क्रिटिकल लोड पोजिशंस इन द पेमेंट स्लैब डिजाइन ऑफ लोड ऑफ द पेमेंट सरफेस।
तो अगर हम बात करते हैं क्रिटिकल लोड पोजीशंस की, तो हमारे पास एक इंटीरियर लोडिंग होती है, एज लोडिंग होती है और कॉर्नर लोडिंग होती है। इसमें से बोल रहे हैं कि कौन सी नहीं होती है, तो सिंपल है, इसेंट्रिक लोडिंग नहीं होती भाई। क्लियर है? तो अगर यहाँ पे मैं लिखना चाहूं, जो क्रिटिकल लोड पोजीशन होती है हमारे पास, क्रिटिकल लोड पोजीशन, वो मेनली कितने टाइप्स की होती है सर हमारे पास? वो मेनली 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है भाई? 3 टाइप्स की होती है। अब 3 टाइप्स में भी ये कौन कौन सी होती है? पहला रहता है इंटीरियर लोडिंग, तो इंटीरियर लोडिंग को मैं IL लिख रहा हूं शॉर्टकट में, इंटीरियर लोडिंग। और दूसरी अगर हम बात करते हैं एज लोडिंग, तो एज लोडिंग को मैं क्या लिख रहा हूं सर? EL लिख रहा हूं, एज लोडिंग। तो इसको हम लिख रहे हैं एज लोडिंग। ठीक है, लास्ट में रहती है सर आपके कॉर्नर लोडिंग, और कॉर्नर लोडिंग को मैं क्या लिख रहा हूं सर आपके पास? CL लिख रहे हैं। ठीक है, तो कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है सर आपके पास? इसेंट्रिक लोडिंग नहीं है। तो आपके पास सर C क्वेश्चंस हो गया है, आंसर हो गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कीजिएगा कि व्हाट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स यूज्ड इन कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। तो जॉइंट वाला मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब भी हम पेमेंट्स की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वहां पे आपके पास कौन कौन से डिजाइन होते हैं, तो ये आपको ये बताना है, तो बताइएगा। ठीक है, हाईवे इंजीनियरिंग बोलो, ये हाईवे में जो मेनली जॉइंट्स जो यूज किए जाते हैं वो हमारे पास कितने होते हैं? 3 ही जॉइंट्स होते हैं ज्यादातर जिसकी हम बात करते हैं। एक होता है सर आपके पास एक्सपेंशन ज्वाइंट, एक होता है एक्सपेंशन ज्वाइंट, और दूसरा होता है आपके पास कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट। कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट होता है, इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं। और लास्ट में आता है सर कौन सा आपका? कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट। कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट। ठीक है, ठीक है, ये मैं डिस्कस करवा चुका हूं सचिन। ये मेरा पहला लेक्चर है ना, जो मतलब आपके पास पेमेंट डिजाइन का पहला लेक्चर है, उसका पहला ही दूसरा तीसरा क्वेश्चन है, वहां पे मैं सारा डिस्कस करवा चुका हूं आपको। ठीक है, जॉइंट्स मैंने बिल्कुल डिस्कस करवाए आपके पास। ठीक है, वहां पे आप देख सकते हो, आपको उसकी PDF भी मिल जाएगी, आप PDF में भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं कौन से हो सकते हैं सर। कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट भी होता है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट हो सकता है। सी बोल रहा है बोथ कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, एक्सपेंशन ज्वाइंट एंड कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट। तो यहाँ पे तीनों ज्वाइंट्स आ गए हैं। कौन कौन से? एक कंस्ट्रक्शन भी आ गया है, कॉन्ट्रैक्शन भी आ गया है, और आपका एक्सपेंशन भी आ गया है। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया है कि जो आपका एक्सपेंशन ज्वाइंट्स होता है ना, उसके बीच की स्पेसिंग कितनी रहनी चाहिए आपके पास, उसकी थिकनेस कितनी रहनी चाहिए, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एक्सपेंशन ज्वाइंट। लेट्स 19 क्वेश्चंस क्या बोला है? द कैलिफोर्निया बेयरिंग मेथड्स फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन गिव्स द आइडिया अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है? CBR का एक फैक्टर्स फैक्टिंग दिए गए हैं जो आपको देखना है। पहला बोला है क्वालिटी ऑफ रोड मेकिंग मटेरियल्स, बिल्कुल ये CBR चेक करता है। कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशो, ट्रैफिक इंटेंसिटी क्या है वहां पर, आल्सो चेक फॉर। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल, तो बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? D हो जाएगा। क्लियर है? ऑल, बहुत बढ़िया। आज तो डेविड ऑन हिल भी पहुंच चुके हैं भाई। ठीक है, डेविड ऑन हिल कहाँ पे थे आप? नाम बड़ा अच्छा रखा है यार, डेविड ऑन हिल, क्या बात है भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब आपके पास। क्वेश्चंस क्या बोला है? करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर रिजिडिटी फैक्टर। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपके पास रिजिडिटी फैक्टर, तो यहाँ पे रिजिडिटी फैक्टर को मैं RF लिखता हूं। रिजिडिटी फैक्टर क्या होता है? इट इज द रेशो ऑफ, किस किस का रेशो होता है? कॉन्टैक्ट प्रेशर, कॉन्टैक्ट प्रेशर को लिख रहा हूं मैं CP वर्सेस टायर प्रेशर। ये किस किस का रेशो होता है? कॉन्टैक्ट प्रेशर वर्सेस टायर प्रेशर होता है। ठीक है, तो यहां पर अच्छा हिल पर था, तो रिजिडिटी फैक्टर क्या होता है? कॉन्टैक्ट प्रेशर माइनस टाइप ऑफ प्रेशर। दूसरा बोला है रिजिडिटी कॉन्टैक्ट प्रेशर माइनस टायर प्रेशर, टाइप प्रेशर। ठीक है, टायर प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे भाई टाइप नहीं होगा, यहाँ पे टायर होगा, ध्यान रखना, टाइप नहीं होगा, टायर होगा आपके पास। क्या होगा सर? टायर होगा।
और सी बोल रहा है यहाँ पर टायर प्रेशर बाय कांटेक्ट प्रेशर, उल्टा हो गया। रिजिडिटी फैक्टर कांटेक्ट प्रेशर इनटू टायर प्रेशर नहीं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर यहाँ पर? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा सर आपके पास बी हो जाएगा। क्लियर है? ओके तो डेली जो आपकी सेशन रहेगा ना आपका इसी टाइम पे रहेगा 8:30 बजे, ठीक है, जल्दी उठ जाइएगा। अब देखिएगा इससे रिलेवेंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अगर हमारे पास रिजिडिटी फैक्टर आपके पास 1 हो तो उस कंडीशंस में क्या होगा? टायर प्रेशर। तो उस कंडीशंस में हमारा टायर प्रेशर को मैं टीपी लिख रहा हूं, टायर प्रेशर। टायर प्रेशर क्या होगा आपके पास? तो उस कंडीशन में जो मेरा टायर प्रेशर होगा वो आपके पास 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास रिजिडिटी फैक्टर क्या हो सर? अगर हमारे पास ग्रेटर देन 1 हो तो उस कंडीशन में आपके पास टायर प्रेशर क्या होगा ये बताइएगा, ठीक है, बताइएगा भाई। तो टायर प्रेशर क्या होगा? ये ग्रेटर है तो इसका उल्टा कर दो आप, तो ये हो जाएगा लेस देन 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर हमारे पास रिजिडिटी फैक्टर क्या हो? लेस देन 1 हो तो उस कंडीशन में मेरा टायर प्रेशर क्या होगा? टीपी क्या होगा सर आपके पास? वो ग्रेटर होगा। यहां पे लेस है तो यहां पे क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है भाई? अब एक सवाल मेरा ये भी है, ये तो सर आपने टायर प्रेशर बता दिया तो कांटेक्ट प्रेशर भी बता दिएगा, तो सर कांटेक्ट प्रेशर आप क्या कर दो? इसका उल्टा कर दो। बट ध्यान रखना, अगर रिजिडिटी फैक्टर 1 हो तो टायर प्रेशर आपका किसके इक्वल होता है? 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, और कांटेक्ट प्रेशर भी उतना ही होता है। क्लियर है? बट चेंजेस कहां आते हैं कि अगर रिजिडिटी फैक्टर आपका क्या हो? ग्रेटर देन 1 हो तो टीपी की जगह मैं कांटेक्ट प्रेशर बोलता हूं तो इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको लिख भी देता हूं, कांटेक्ट प्रेशर का रिजिडिटी फैक्टर 1 हो तो उस कंडीशन में हमारे पास कांटेक्ट प्रेशर क्या होगा? तो कांटेक्ट प्रेशर आपका ऑन एन एवरेज वही रहेगा, दैट इज 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और अगर सर आपका रिजिडिटी फैक्टर क्या हो? ग्रेटर देन 1 हो तो उस कंडीशन में कांटेक्ट प्रेशर क्या होगा ये आप बताइएगा, ठीक है, मैं डिस्कस कर चुका हूं। और रिजिडिटी फैक्टर लेस देन 1 हुआ तो उस कंडीशन में हमारा कांटेक्ट प्रेशर क्या होगा ये आप मुझे बता सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया है, क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 21 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है? द लेयर्स डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद मूविंग ट्रैफिक, कि ये कौन सी लेयर है जहां पर आपका जो मूविंग ट्रैफिक रन कर रहा होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है? बेस कोर्स के, सब बेस के, सब ग्रेड के या वेरिंग कोर्स के? तो सिंपल सा है, वेरिंग कोर्स के। तो आपका आंसर हो गया सर यहां पर वेरिंग कोर्स। क्लियर है? बिल्कुल सही। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कीजिएगा भाई। बी 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 किसका आंसर? बहुत बढ़िया, वेरिंग कोर्स बोले हैं, बिल्कुल सही है, वेरिंग कोर्स सही है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, ये आपके पास कमेंट करना है इस क्वेश्चंस का। क्वेश्चन क्या बोला है? द प्लास्टिसिटी इंडेक्स of the friction passing 425 micron ISU in case of sub base course should be less than 6, greater than 6, greater than 9 या between 15 and 15। तो बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा भाई, ठीक है। आपको कमेंट करना है इसका आंसर। इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज में 1996 में पूछा है, ठीक है, ये कमेंट के लिए आपके होमवर्क के लिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है कि एज पर द लेटेस्ट IRC गाइडलाइंस फॉर डिजाइनिंग ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑफ CBR मेथड द लोड पैरामीटर रिक्वायर्ड इज, द लोड पैरामीटर इज रिक्वायर्ड। ये मैं क्वेश्चंस करवा चुका हूं, ये भी इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज 1998 में है। वो किस पे बेस्ड होता है सर? वो कम्युलेटिव स्टैंडर्ड एक्सल लोड पे बेस्ड होता है। तो यहाँ पे ये कम्युलेटिव स्टैंडर्ड एक्सल लोड, और जो कम्युलेटिव स्टैंडर्ड एक्सल लोड होता है वो किसमें होता है? वो MSA में होता है, मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल में होता है। क्लियर है? डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24।
92, इसका भी बी है अपने, कमेंट करना है आपको, ठीक है, हवा में नहीं बोलना। ये क्वेश्चन अच्छा है। इफ द लोड वार्पिंग फ्रिक्शनल स्ट्रेस, तो देखिएगा यहाँ पे लोड दिया है आपके पास, वार्पिंग स्ट्रेस दिया है, तो वार्पिंग स्ट्रेस को मैं WS लिखता हूं। तो वार्पिंग स्ट्रेस कितना दिया है सर हमारे पास, 210 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया है, 210 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया है। उसके बाद क्या बोला है आपके पास, फ्रिक्शनल स्ट्रेस, फ्रिक्शनल स्ट्रेस कितना दिया है, 290 दिया है। वार्पिंग एंड फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस इन सीमेंट कंक्रीट स्लैब 210 एंड 290। फ्रिक्शनल स्ट्रेस को मैं FS लिखता हूं, कितना, 290 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, कीजिएगा जरा। ओके ओके, उल्टा लिख दिया भाई हमने, एक सेकेंड। आपके पास तीनों स्ट्रेसेस दी है। पहला लोड स्ट्रेस दिया है, तो लोड स्ट्रेस को मैं LS लिखता हूं, वार्पिंग स्ट्रेस दिया है और फ्रिक्शनल स्ट्रेस दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आंसर भी निकाल दिया, वेरी गुड। ये आ गया सर आपके पास 210 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद वार्पिंग स्ट्रेस 290 न्यूटन पर mm स्क्वायर और फ्रिक्शनल स्ट्रेस इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कुछ यही दिया है। यस सर, ब्रॉकले आंसर निकाल दिया है, डेविड हिल्स निकाल रहे हैं, कोई बात नहीं। तो देखिएगा यहाँ पे कंडीशन देखना आपने, लोड कॉम्बिनेशन देखना है यहाँ पर। तो लोड कॉम्बिनेशंस में हमने सबसे पहले देखना है समर मिड डे में। हम बात करेंगे आपके पास समर मिड डे की। तो समर मिड डे में क्या होगा, लोड स्ट्रेस प्लस वार्पिंग स्ट्रेस माइनस फ्रिक्शनल स्ट्रेस। ये हो जाएगा, लोड स्ट्रेस को LS लिख रहा हूं, वार्पिंग स्ट्रेस को WS लिख रहा हूं, माइनस फ्रिक्शनल स्ट्रेस। ठीक है, ये हो गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन किससे रिलेटेड पूछा है, ड्यूरिंग समर मिड डे में पूछा है। तो ड्यूरिंग समर मिड डे में देखते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। लोड स्ट्रेस कितना दे दिया है सर आपके पास, 210 दे दिया है, प्लस वार्पिंग स्ट्रेस सर हमारे पास 290 दे दिया है। तो इसको करेंगे 500 माइनस फ्रिक्शनल स्ट्रेस दिया है 10, तो यहाँ पे आ गया सर आपके पास 490 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, विंटर केस भी निकाल दिया डेविड हिल ने, बिल्कुल सही। तो आपका आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर ये हो गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट केस। नेक्स्ट आता है विंटर मिड डे। नेक्स्ट विंटर मिड डे। तो विंटर मिड डे में क्या रहेगा आपके पास सर, इन तीनों को ऐड कर देंगे हम। तो ये हो जाएगा लोड स्ट्रेस प्लस वार्पिंग स्ट्रेस प्लस फ्रिक्शनल स्ट्रेस। ठीक है, लोड स्ट्रेस कितना रहता है सर आपके पास, तो यहाँ पे देख लेते हैं 210 है, प्लस आपके पास 290 है, 500 हो गया है, प्लस 10 हो गया है। ये तो भाई आपके पास क्या बोल रहे हो डेविड, विंटर केस में 510 आ गया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे कितना आ गया सर आपके पास, 510 न्यूटन पर mm स्क्वायर में आ गया है। दोनों कंडीशन हो गई है। अब तीसरा क्या बचता है आपके पास, तीसरा दिखाई बताइएगा भाई, तीसरा बचता है मिड नाइट। तीसरा बनाते हैं हम मिड नाइट का, आधी रात का। ठीक है, ये आपके पास पहला हो गया है, ये आपका विंटर हो गया है तीसरा। तो विंटर नाइट, जब हम मिड नाइट की बात करते हैं तो मिड नाइट में सिंपल सा फंडा है कि आपकी फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस जनरेट नहीं होती है। तो फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस जनरेट नहीं होती है तो लोड स्ट्रेस प्लस वार्पिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो लोड स्ट्रेस कितना है सर हमारे पास, 210 है, प्लस वार्पिंग स्ट्रेस कितना है, 290 है। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा सर आपके पास, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है, तो इतना आपको ध्यान आ गया है, बिल्कुल सही, हमने तीनों कर दिया। अब यहाँ पे मैं इनकी लोकेशंस बता देता हूँ कि सर इनकी लोकेशंस कहाँ रहती है। अगर हम बात करते हैं लोड स्ट्रेस वार्पिंग स्ट्रेस माइनस फ्रिक्शनल स्ट्रेस, तो ये कहाँ पे देखा जाता है सर, एज रीजन पे देखा जाता है। और अगर यहाँ पे भी देखता हूँ इंटर में भी, तो ये कंडीशंस भी आपकी एज पे रहती है। और अगर हम बात करते हैं मिडनाइट वाली, तो ये कंडीशंस आपकी कॉर्नर।
500 आधी रात। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ना आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी आ सकता है। बोल देगा हो सर आपका मिडनाइट हो गया, विंटर मिड डे हो गया और समर। तो आपको ध्यान रखना सबसे कम वैल्यू किसकी आती है, मिडनाइट की। सबसे ज्यादा वैल्यू कब आती है, विंटर मिड डे में। और सबसे उसके बाद इन बिटवीन किसकी रहती है सर आपके पास, समर मिड डे की रहती है। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कीजिएगा। 25 क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल फ्रिक्शनल इवैल्यूएशन ऑफ पेमेंट। तो ये मैंने आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था कि जो फ्रिक्शनल इवैल्यूएशन ऑफ पेमेंट है उसके लिए हम कौन सा मेथड करते हैं, पीसीयू मेथड देते हैं, पैसेंजर कार यूनिट। दूसरा बोला है पीआईवी थ्योरी, ठीक है, या हम करते हैं बैंकर बीम मेथड्स, या तीसरा करते हैं पीएसआई। तो ये मैंने आपको बताया था प्रेजेंट सर्विसिबिलिटी इंडेक्स मेथड। पीएसआई का फुल फॉर्म क्या है, प्रेजेंट सर्विसिबिलिटी इंडेक्स। और अगर पीसीयू की बात करते हैं तो पैसेंजर कार यूनिट। पीआईवी थ्योरी मैंने ऑलरेडी डिस्कस करवाई है आपको, और बैंकर मैन बीम मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस करवाया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, बी इज द राइट आंसर, पीएसआई प्रेजेंट सर्विसिबिलिटी इंडेक्स से क्या करते हैं हम, फ्रिक्शनल इवैल्यूएशन ऑफ पेमेंट को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला है कि मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन यूजिंग 30 सेंटीमीटर डायामीटर। तो डाया दे दिया है D1, कितना दे दिया है, 30 सेंटीमीटर। क्लियर है, इट इज ऑब्टेन 200 न्यूटन पर सेंटीमीटर क्यूब। सबग्रेड रिएक्शन दे दिया है, K1 कितना दे दिया है, 200 न्यूटन पर सेंटीमीटर क्यूब। आगे क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ सेम इन न्यूटन पर सेंटीमीटर। K1 दे दिया है तो आपको सेम वैल्यू निकालना है K2 के लिए। तो K2 के लिए D2 की वैल्यू क्या होती है, स्टैंडर्ड प्लेट का डाया हम कितना लेते हैं, 75 सेंटीमीटर लेते हैं। क्लियर है, तो यूजिंग रिलेशंस क्या था, K1 D1 इज इक्वल टू K2 D2। क्लियर है, बिल्कुल सही। K1 कितना है सर हमारे पास, यहाँ पर हमको निकालना है, क्या निकालना है, K2 निकालना है। तो K2 हो जाएगा सर K1 D1 डिवाइडेड बाय क्या रहेगा आपके पास, D2 रहेगा। K1 कितना है सर, 200 है इनटू, और अगर D1 की बात करते हैं तो 30 है, डिवाइडेड बाय कितना है, 75 है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 80 न्यूटन पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से आपको ये देखने को जरूर मिला होगा कि जब डाया आपका 30 सेंटीमीटर था तो मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन कितना दिया था उसने सर, 200 न्यूटन पर सेंटीमीटर क्यूब। और जब स्टैंडर्ड डाया लिया 75 सेंटीमीटर का तो K2 कितना आया सर, 80 आया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, डी। बहुत बढ़िया, सभी ने निकाला, सचिन, डेविड हिल, ब्रॉक आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल 27 कि व्हेन एडिशन ऑफ लाइम इन सॉइल। देखिएगा कि जब आप क्या करते हैं, सॉइल में जब लाइम को ऐड करते हैं तो क्या होता है, लिक्विड लिमिट इंक्रीज विद प्लास्टिक लिमिट डिक्रीज। LL का मतलब लिक्विड लिमिट है, PL का मतलब है प्लास्टिक लिमिट। दूसरा बोला है प्लास्टिक इंडेक्स इंक्रीज। नहीं सर, अगर हम क्या करेंगे, सॉइल में अगर हम लाइम को ऐड करेंगे तो आपका जो लिक्विड लिमिट होगा वो क्या होगा, वो स्लाइटली चेंज होगा, ज्यादा चेंज नहीं होगा, बहुत कम चेंज होगा। एंड जो आपकी प्लास्टिक लिमिट होगी वो क्या होगी सर, आपकी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, सी हो गया है, डी नहीं। डी किसका आंसर बोल रहा है भाई, पीछे वाले का, बिल्कुल सही। तो ये ध्यान रखना है कि जब सॉइल में हम क्या करते हैं, लाइम को ऐड करते हैं तो क्या होता है सर, आपके लिक्विड लिमिट में क्या आता है, स्लाइटली चेंज आता है। बट आपकी जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है उसमें क्या आता है सर, आपका वो प्लास्टिक लिमिट आपकी इंक्रीज करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। ब्रॉक लेंसर सी, बहुत बढ़िया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू डिजाइन द रिजिड पेमेंट। कौन सा मेथड है जो रिजिड पेमेंट में यूज किया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं CBR मेथड, तो CBR मेथड का यूज आप सभी जानते हैं, कहां करते हैं हम सर, फ्लेक्सिबल पेमेंट में।
ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ग्रुप इंडेक्स मेथड का, तो ग्रुप इंडेक्स मेथड का यूज भी हम क्या करते हैं सर, आपके फ्लेक्सिबल पेमेंट में। और अगर हम मैकलोड मेथड की बात करते हैं तो मैकलोड मेथड का यूज भी कहां किया जाता है, फ्लेक्सिबल पेमेंट में। तो बचा कौन सा यार, एक ही तो बचा है, और वो बचा है ग्रुप इंडेक्स मेथड। तो ग्रुप इंडेक्स मेथड का यूज हम कहां करते हैं सर, आपका रिजिड पेमेंट में करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, बिल्कुल सही। तीनों मेथड आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट में करते हैं और वेस्टरगार्ड मेथड का यूज हम रिजिड पेमेंट में करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला है कि रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ सीमेंट कंक्रीट पेमेंट डज नॉट डिपेंड। तो सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, यहां पर आपके पास पता होना चाहिए रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस के बारे में। तो रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस को हम इंडिकेट करते हैं एल से। तो इसका जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए, EH³ डिवाइडेड बाय, ठीक है, 12K 1 माइनस म्यू की पावर क्यूब इंटू हॉल की पावर, सभी की पावर कितनी आएगी सर आपके पास, 1/4। ठीक है, बी व्हील लोड। अब देखिएगा जो रिलेटिव स्टिफनेस है, अब ई क्या है आपके पास, ई है सर हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहां पे अगर मैं ई को मेंशन करना चाहूं तो यहां लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट, MOE क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट। और अगर हम बात करते हैं सर आपकी इस H की, तो ये H क्या है भाई आपके पास, ये सर आपके पास थिकनेस ऑफ द पेमेंट। तो यहां पे लिख देते हैं थिकनेस ऑफ द पेमेंट। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इस K की, कि सर ये क्या क्या आपके पास, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शंस, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। ठीक है। अब बचता क्या है आपके पास सर, म्यू। तो म्यू क्या है सर हमारे पास, पॉइजन्स रेशो। अगर रिलेटिव स्टिफनेस की बात की जाए, जो भी आप वैल्यू आपकी अपॉन में हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो भी वैल्यू आपके अपॉन से ऊपर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रिलेटिव स्टिफनेस किसके डायरेक्टली है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के और थिकनेस ऑफ पेमेंट के। और इनवर्सली किसके है सर, आपका मॉडुलस ऑफ सबग्रेड के और पॉइजन्स रेशो के। तो यहां से मुझे क्या मिलता है कि जो हमारे पास क्या है सर, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस L जो है वो किस किस का फंक्शन है, देखिएगा रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस सर किस किस का फंक्शन है सर, ये जो मेरा फंक्शन है सर आपके पास सर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फंक्शन है, आपके पास थिकनेस ऑफ द पेमेंट का है, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शंस का है, एंड आपके पास पॉइजन्स रेशो का है। क्लियर है, इसका फंक्शन है। जिसमें से अगर हम बात करते हैं E और H, ये क्या है सर आपके पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आप लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल है। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं K और म्यू की, तो ये क्या है सर आपके पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह के सवाल भी अक्सर आपके एग्जाम में फ्रेम किए जा सकते हैं। तो देखिएगा मॉडुलस ऑफ सबग्रेड, तो बिल्कुल सर इसका फंक्शन भी हो गया K का। दूसरा बोला है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट EC, सर बिल्कुल इसका फंक्शन भी होगा। पॉइजन्स रेशो, बिल्कुल सर इसका भी होगा। तो किसका नहीं है, तो सर आपका व्हील लोड का नहीं है। किसका नहीं है, व्हील लोड का फंक्शन नहीं है। क्लियर है। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने जितना भी किया है, और मंडे को आपका हाईवे का मैराथन होगा जहां पर हम आपकी क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, क्विक रिवीजन का मतलब है कि वहां पे आपको
इतना तो करवाया जाएगा कि जो भी आपके पास आईएएस कोड से रिलेटेड डाटा है और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है उन सभी फॉर्मूलेज को आपको वहां पे कवर करवाया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको हाईवे कवर करवाऊंगा, हाईवे के बाद हम रेलवे कवर करेंगे, रेलवे के बाद आपको एयरपोर्ट करवाया जाएगा और एयरपोर्ट के बाद आपको ब्रिज इंजीनियरिंग करवाया जाएगा। ठीक है भाई। ठीक है, ओके, एक सेकेंड चेक करने दो। यहां के पास माइनस क्या था, आपके पास म्यू था, ठीक है, और पॉइजन रेशियो का क्यूब ले लिया था मैंने, कोई बात नहीं, स्केयर है भाई, ठीक है, या अब सही है, अब सही है ना। आरपीएससी यही के लिए, ये सभी के लिए है, आरपीएससी के लिए अलग से थोड़ी होगा, यही क्वेश्चंस आरपीएससी में भी कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते यार, बहुत सिंपल सिंपल सवाल होते हैं, यानी कि बहुत टफ होता है। आप क्लास को रेगुलर ज्वाइन कीजिएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें कंसेप्ट क्लियर करना है, हमें ये क्वेश्चन को रटना नहीं है, समझना है चीजों को। ठीक है, ठीक है भाई। टाइमिंग देखिएगा दिग्विजय जी, जो हमारी क्लास की टाइमिंग जो आपकी 8:30 है अर्ली मॉर्निंग, 8:30 आपकी डेली क्लास रहेगी, और जो आपकी रिवीजन क्लासेस होगी वो आपकी सोने से पहले आपकी एक रिवीजन आपको डेली पढ़ना है। मेरा जो आपका काम है कि सर आप क्या करोगे, तो देखिएगा यहाँ पर अब रिवीजन का एक फंडा देखते हैं, सर रिवीजन कैसे की जाए। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, कुछ सब्जेक्ट हमारे पास मेजर होते हैं और कुछ सब्जेक्ट आपके पास माइनर होते हैं, ठीक है, रिवीजन की बात कर रहे हैं ना हम। मेजर की अगर हम बात करते हैं ना, तो मेजर में आपको जब अभी आप सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम जो आपके 15 या 20 दिन बाकी है, तो मेजर सब्जेक्ट का पर डे में आप एक रिवीजन कीजिएगा और माइनर सब्जेक्ट का भी आप पर डे में एक रिवीजन कीजिएगा। अगर आप रिवीजन करोगे तो एक दिन में आपके 2 रिवीजन हो जाएंगे। अब रिवीजन कैसे करना है सर, उसके लिए रिवीजन क्लास होनी चाहिए। हाँ, तो आपके लिए रिवीजन क्लास लेकर आ रहा हूं ना, तो टेंशन काहे की ले रहे हो, ठीक है, आपकी रिवीजन करवाऊंगा, हाईवे के पूरे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की करवाऊंगा, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की, आरसीसी की, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, आपके पास स्ट्रक्चर एनालिसिस की, आपको सारी रिवीजन यहाँ पे मैं करवाऊंगा, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, सिर्फ आपको क्लास में बने रहना है। इतना तो मैं बता दूं कि रिवीजन के साथ साथ भी आपका जितना भी फॉर्मूला है, सारा का सारा फॉर्मूला आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिक्स क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा जो हमारे पास सब्जेक्ट चले हुए हैं वो सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाएं, मिक्स क्वेश्चंस आपको डेली मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि मिक्स भी हम करवाएंगे, पर पहले आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कि आप अपनी तैयारी कीजिएगा। और जो स्टूडेंट यहाँ पे न्यू है, जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं अभी, या बीटेक के 2nd ईयर, 3rd ईयर या 4th ईयर में होंगे, या डिप्लोमा के लास्ट ईयर में होंगे, तो उनके लिए भी ये जो सेशंस है आपका जो रिवीजन सीरीज का है, तो फॉर्मूला तो आपका सारा होने वाला है, फॉर्मूला आपका नहीं बचने वाला है, जितने भी आपके कोडल प्रोविजन है वो सारे कंप्लीट होंगे आपके पास। ठीक है, तो ऐसे में आप ध्यान रखना कि क्लासेस को आपने रेगुलर यूज करना है। अब आप ये बोलोगे सर आप क्लास में आप भी रेगुलर नहीं होते, बिल्कुल सही, आप सही बोल रहे हैं, मैं क्लास में खुद भी रेगुलर नहीं था, कुछ हेल्थ इशू था और कुछ राखी के लिए हम घर गए थे भाई, ठीक है, अब राखी तो बनवाना था बहन से, ठीक है, एक साल भर में एक फेस्टिवल आता है, तो उस फेस्टिवल को तो हम भी सेलिब्रेट करना चाहेंगे, आप भी सेलिब्रेट करना चाहेंगे, ठीक है। बाकी आप कह सकते हैं कि आपका क्या चल रहा है, आप कैसे अपनी तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, क्या चीजें आपको समझ नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस रहती है, आपके पास टाइम है, आप टाइम के रहते सुधर जाओ, अपने आप को संभाल लो अगर आप संभालना चाहते हो, क्योंकि बहुत बुरा टाइम है यार। एक समय ऐसा था कि इंजीनियरिंग की वैल्यू इतनी थी कि बहुत ज्यादा थी, ठीक है, आज की डेट में ऐसा नहीं है कि वैल्यू नहीं है, सिर्फ फर्क इतना था कि जहां एक गली में एक इंजीनियर होता था ना, एक एरिया में एक इंजीनियर होता था, वहां एक एरिया में अब आपके 50 इंजीनियर मिल जाएंगे।
तो ऐसा नहीं है कि सर अभी कुछ नहीं रहा सिविल इंजीनियरिंग के लिए। सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत कुछ है। जब तक यहाँ पर हमारी लाइफ चलेगी इस प्लेनेट के ऊपर, अर्थ के ऊपर, तब तक सिविल इंजीनियरिंग के लिए काम रहेगा। ऐसा नहीं है कि कभी सिविल इंजीनियरिंग बंद होने वाली है। सिविल इंजीनियरिंग हमेशा रही, हमेशा रहेगी। इसको मदर ऑफ इंजीनियर के नाम से जाना जाता है और रहेगी डियर आपके पास। सिर्फ इतना है कि आप कितनी मेहनत करते हो। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं 2 महीने में तो जी जान तैयारी करते हैं, 12-12, 15-15 घंटे पढ़ते हैं, बट जब लास्ट की स्टेज आती है ना, जब उनको पढ़ना चाहिए तब वो नहीं पढ़ते। सबसे बड़ी गलती है लाइफ में। अगर आप भी ऐसी गलती सोच रहे हो कि सर मैं ऐसी गलती करूं, तो आप मत कीजिएगा। टाइम है अभी आपके पास। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट के बहुत सारे सवाल आए, गवर्नमेंट में वैकेंसी कम, प्राइवेट में एक्सपीरियंस। देखिएगा, एक्सपीरियंस और प्राइवेट में ये सब आपकी बातें सही है, बट मैं आपको इतना जरूर बता दूं कि वैकेंसी आएगी जरूर। अब देखिएगा, बात कम नहीं हुई। हाँ, ये है कि गवर्नमेंट में कुछ ऐसे रूल है कि कुछ यहाँ पे गड़बड़ जरूरी हुई है, ठीक है, कि जहां पे वैकेंसीज निकलनी चाहिए उतनी नहीं निकल रही है सर, ठीक है। तो इसके लिए यूथ की पावर होना बहुत जरूरी है। आपकी पावर नहीं दिख रही है। जॉब सभी को चाहिए, जॉब सबको चाहिए, ठीक है। जैसे कोई भी स्टूडेंट अगर स्ट्राइक करता है कि सर वैकेंसी क्यों नहीं, अगर मैं बात करता हूं हमारे भारत देश में जो सबसे ज्यादा यूथ में जो पावर दिखी थी ना, वो उत्तराखंड के अंदर दिखी थी। उससे ज्यादा पावर आज तक हमें कभी देखी नहीं है। उत्तराखंड में क्या हुआ था, वैकेंसी नहीं निकाल रहे थे। जेई की वैकेंसी बीटेक वाला खा रहा था और बीटेक में वहां पे वैकेंसी नहीं निकल आ पा रही थी। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया, वो वहां पे सड़कों पे आ गए। मतलब वो सड़कों पे आने का मतलब उनका था कि उन्होंने 5 से 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन स्ट्राइक की। सर वैकेंसी क्यों नहीं निकली, हमें सर दीजिएगा। आरटीआई निकाली उन्होंने, सर जब इतनी वैकेंसी पड़ी है तो सर क्यों नहीं भर पा रही है। तो इसके लिए आपकी स्टेट की यूथ में पावर होनी चाहिए। और अगर यार यूथ में इतनी पावर तो है, वैकेंसी आएगी क्यों नहीं आएगी। आप अपनी पावर दिखाइएगा, आप अपने सारे फ्रेंड्स को सर्कुलेट कीजिएगा। जैसे यहाँ पे आप 2 फ्रेंड हो, 2 फ्रेंड अपने 4 फ्रेंड को बोलेंगे यार कि चलते हैं हम स्ट्राइक पे। और अगर आप ये अपना यूथ दिखाओगे तो यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता, वो चाहे हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो। प्रधानमंत्री भी मजबूर हो जाएगा यूथ की पावर को देखकर, ठीक है। तो आपके पास पावर होनी चाहिए। आपके अंदर अगर सारे लोगों को लग रहा है कि सर वैकेंसी कम है आपकी स्टेट के अंदर, तो आप स्ट्राइक कीजिएगा, ठीक है, मांगे कीजिएगा। आप अपना आरटीआई निकालिएगा कि सर कितनी वैकेंसी कौन सी डिपार्टमेंट में खाली है, और क्वेश्चन पूछिएगा सरकार से कि सर ये वैकेंसी क्यों नहीं निकल रही है, ठीक है। तो ठीक है, तो अब हम यहीं पर आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अब आपको कल आपका सेशंस रहेगा पेमेंट डिजाइन का लास्ट, ठीक है। और फिर मंडे को आपका फिर रैपिड रिवीजन के लिए आप रेडी रहिएगा, जहां पे आपकी धमाकेदार होने वाली है, ठीक है भाई।